कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं है जब तक कि वो दुर्भावना से जुड़ा हुआ ना हो। समझिए चीज़ों को, ठीक है। हाथ कटा ये चीज़ है, कानूनी की व्याख्या, कानून के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कार्य दुर्भावना से जुड़ा हुआ ना चाहिए। तो उसको जो हाथ में इंजेक्शन लगाया वो दुर्भावना से नहीं किया, ये तो नहीं था उसका इरादा कि इसका हाथ कट जाए, इसको क्षति हो जाए, व्यक्तिगत दुश्मनी। तो ऐसे परिस्थिति में थाना का बहुत कम ही फंक्शन रह जाता है, जो वास्तविक चीज़ है कानूनी दृष्टिकोण से। ऐसे परिस्थिति में उनको डायरेक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। और एक टॉर्ट का मामला होता है, टॉर्ट एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें है कि इसको माने पनिशमेंट के लिए हम लोग नहीं करके मुआवजा की जब बात की जाएगी तो डीप पॉकेट थ्योरी का एक सिद्धांत, इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ की। तो न्याय का क्या रूप हो सकता है बताइए आप? न्याय का तो अब उसका हाथ कटा, वो आदमी पर कार्रवाई होगी, जिसके लापरवाही से उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सजा की बात की जाए अलग है। क्या इस यही एक पक्ष है उसको न्याय का तो दोनों, इसको सजा भी हो और उसको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। तो अब नया हाथ तो लगेगा नहीं। एक हाथ नहीं रहने से उसको क्या क्या क्षति हो सकती है जीवन भर का। एक पूरी चीज बोला कि एक अनलिक्विडेड डैमेज का एक सिद्धांत है कि ऐसा क्षति जिसको हम आकलन नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें जैसे मान लीजिए कि तो आप इसे अपराध नहीं मानते कि आपका अगर ड्यूटी दिया गया और अगर आप पे कुछ जिम्मेवारी दी गई है, आप जिस प्रकार से गलत इंजेक्शन दिए, जब उसके हाथ में पेन हुआ, लगातार रंग बदलने लगा, जब डॉक्टरों को बुलाया गया तो डॉक्टरों ने भी नेगलेक्ट करने का काम किया, आईजीएमएस भेजा गया, कोई सूद लेने वाला नहीं है, तो ये सब आपको नहीं लगता है कि यही चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत रिलैक्स होकर समझ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कानून जो है वही बात मैं बताऊंगा आपको। मैं हामी में हामी नहीं भर सकता है। हमने जो ज्ञान अध्ययन किया है किताबों को पढ़कर, उसके माध्यम से बताता हूँ। ये लीगल एक मैक्सिम है, कहता है एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसिसिट मेंसेरिया। इसका मतलब होता है कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं है। बिहार में एक मामला काफी सुर्खियों में है। रेखा अपने कान का इलाज कराने महावीर आयोग्य अस्पताल गई थी, लेकिन एक गलत इंजेक्शन दे देने के वजह से उसका हाथ काटना पड़ा। और इस पूरे मामले को लेके अब महावीर आयोग अस्पताल सवालों के घेरे में है। और इस पूरे मामले को लेके जो अस्पताल प्रशासन है उनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पक्ष नहीं आया है। लगातार अस्पताल में जाने पे अस्पताल का गेट बंद कर दिया जाता है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन के जो डॉक्टर होंगे, जो नर्स होंगे, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है इस पूरे मामले को लेके। जो उसकी बहन है, रेखा की बहन रोशनी है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पे कहा है कि जब गलत इंजेक्शन दिया गया तो तमाम डॉक्टरों से फरियाद की गई, कहा गया कि इलाज को बेहतर तरीके किया जा सके, लेकिन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं लौटाने का काम किया। जब इस तरह का मामला होता है तो किस तरह की कार्रवाई होती है, और इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, इस मामले में एसआईटी टीम बनेगी, तमाम जो मेडिकल टीम बनेगी, उसके बाद मामले की जांच होगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेके थाना भी मामला जांच कर रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके हमारे साथ जो वकील साहब हैं, शिवनंदन भारती जी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और वाकई में बड़ी लापरवाही सामने आएगी और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जिस बच्ची ने हाथ गंवाए, तो किस तरह की कानूनी प्रक्रिया होगी और किस तरह के धाराओं के तहत सजा मिलेगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, एक मामला है कि महावीर आयोग अस्पताल जिस प्रकार से वहाँ पे कान का इलाज कराने गई थी, गलत इंजेक्शन दे देने की वजह से बच्ची की हाथ काटना पड़ा। तमाम दर भटके अस्पताल प्रशासन के जो डॉक्टर मौजूद थे, रात में ड्यूटी थे, उन्हें फरियाद किया गया है कि काफ़ी गंभीर स्थिति है, देखा जाए, लेकिन देखा नहीं गया। एम्स दिल्ली तक गई, आईजीएमएस गई, लेकिन तमाम जगहों से उसे लौटा ही दिया गया। जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, बेहतर इलाज नहीं हो पाया। उसकी शादी थी, शादी भी टूट गई। अब वो न्याय के लिए लगातार इंसाफ पाने के लिए गुहार लगा रही है। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह का मामला होता है तो डायरेक्ट एफआईआर तो नहीं होता है, इसको लेके एक जांच टीम बैठती है, जांच करेगी, अगर सत्यता पाई जाएगी तो किन धाराओं के तहत केस दर्ज होगा? देखिए, सबसे पहले आप एक दो चीज़ समझना होगा, जो ये एक अवेयरनेस लोगों में भी आएगा। ये जो मामला अभी जो करंट में हम लोग बात कर रहे हैं, ये मामला ये चूँकि इसको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोग जाने, कई लोग तो अपनी बात को, अपने दर्द को वहीं तक छुपा के चले जाते हैं और वो अपने उनके साथ जो इस तरह की घटनाएं होती है उसको बर्दाश्त करता है। नहीं, आपको एक बात और बता दें, यही कंकड़बाग थाना है जो कुछ महीने पूर्व मार्च महीने में जो जदयू के नेता थे संजय कुमार घुटना का प्रत्यारोपण कराने गए थे, लेकिन उनका हार्ट 20 से 25% काम कर रहा था, उसके बावजूद ऑपरेशन कर दिया गया और उसके बाद एफआईआर मतलब उनकी मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर उनके परिवार वालों ने आवेदन दिया, जांच टीम बैठी, जांच हुआ
और मामला सत्यता पाया गया, फिर एफआईआर दर्ज हुआ था, फिर उसी तरह की घटना। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो नेग्लिजेंट का केस है, मेडिकल नेग्लिजेंट इसको कहते हैं, कि एक नेग्लिजेंट होता है जैसे आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी को ठोक दिया और वो मर गया, तो वो नेग्लिजेंट हो गया। और मेडिकली नेग्लिजेंट में हुआ कि लापरवाही से, आपके लापरवाही से किसी की जान पड़ गई या उसको जो क्षति हुआ तो ट्रीटमेंट के दौरान, तो मेडिकली नेग्लिजेंट का। अब देखिए, हम चूँकि बहुत लोग को जहाँ पर जिस रूप में काम करना चाहिए ना, जानकारी के अभाव में वो काम नहीं करते, केवल मीडिया में आए बयान दिए, लगता है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है रिलीफ। ये आपके माध्यम से हम 2-3 चीज़ लोगों को बताना चाहेंगे कि रॉन्ग जो होता है वो 2 तरह का होता है, जो जुडिशरी सिस्टम, एक होता है सिविल रॉन्ग, दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग में हम लोग सजा की मांग ये तो जघन्य अपराध। अब कैसे, वही जघन्य टर्म जो आप, यही चीज़ लोग भूल से समझ बैठते हैं। अब अपराध का जो है, जो हमारा, अब चूँकि आप पूछ दिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक हम लोग का एक सिद्धांत है कि कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं है जब तक कि वो दुर्भावना से जुड़ा हुआ ना हो। समझिए चीज़ों को, ठीक है। हाथ कटा ये चीज़ें कानूनी की व्याख्या, कानून के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कार्य दुर्भावना से जुड़ा होना चाहिए। तो उसको जो हाथ में इंजेक्शन लगाया वो दुर्भावना से नहीं किया, ये तो नहीं था उसका इरादा कि इसका हाथ कट जाए, इसको क्षति हो जाए, व्यक्तिगत दुश्मनी। तो ऐसे परिस्थिति में थाना का बहुत कम ही फंक्शन रह जाता है, जो वास्तविक चीज़ है कानूनी दृष्टिकोण से। ऐसे परिस्थिति में उनको डायरेक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। और एक टॉर्ट का मामला होता है, टॉर्ट एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें है कि इसको माने पनिशमेंट के लिए हम लोग नहीं करके मुआवजा की जब बात की जाएगी तो डीप पॉकेट थ्योरी का एक सीधा इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ की जरूरत। तो न्याय का क्या रूप हो सकता है बताइए आप? न्याय का तो अब उसका हाथ कटा, वो आदमी पर कार्रवाई होगी, जिसके लापरवाही से उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सज़ा की बात की जाए अलग है। क्या इस यही एक पक्ष है उसको न्याय का तो दोनों, इसको सज़ा भी हो और उसको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। तो अब नया हाथ तो लगेगा नहीं। एक हाथ नहीं रहने से उसको क्या क्या क्षति हो सकती है जीवन भर का। एक वही चीज़ बोला कि एक अनलिक्विडेड डैमेज का एक सिद्धांत है कि ऐसा क्षति जिसको हम आकलन नहीं कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसमें जैसे मान लीजिए कि तो आप इसे अपराध नहीं मानते कि आपका अगर ड्यूटी दिया गया और अगर आप पे कुछ जिम्मेवारी दी गई है, आप जिस प्रकार से गलत इंजेक्शन दिए, जब उसके हाथ में पेन हुआ, लगातार रंग बदलने लगा, जब डॉक्टरों को बुलाया गया तो डॉक्टरों ने भी नेगलेक्ट करने का काम किया, आईजीएमएस भेजा गया, कोई सूद लेने वाला नहीं है, तो ये सब आपको नहीं लगता है कि यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत रिलैक्स होकर समझ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। कानून जो है वही बात मैं बताऊँगा आपको। मैं हामी में हामी नहीं भर सकता है। हमने जो ज्ञान अध्ययन किया है किताबों को पढ़कर, उसके माध्यम से बताता हूँ। ये लीगल एक मैक्सिम है, कहता है एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसिसिट मेंसेरिया। इसका मतलब होता है कोई भी कार्य अपने आप में अपराध नहीं है जब तक कि वो दुर्भावना से ग्रसित नहीं हो। तो क्रिमिनली किसी को लायबल ठहराने के लिए इरादा का बड़ा महत्व है कि उसका इविल इंटेंशन था, इसी आधार पर हम लोग बहस करके निकालते हैं। तो ये इसका डिफेंस वो ले सकते हैं उनके वकील। इसीलिए आप और हमारे भी संवेदना, मैं उस लड़की के प्रति गहरी संवेदना रखता हूँ। इसीलिए आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस तरह के में वो नगर उसको डायरेक्ट अभी इमीडिएटली उसको एक कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर देना चाहिए। और कंप्लेंट केस में उसको जो है सो एक तो सजा के लिए अलग कार्रवाई होगी और मुआवजा में भी डीप पॉकेट थ्योरी का है कि जितनी उसकी औकात उतना मुआवजा। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, धैर्य से सुनिए। कि अब सवाल ये है कि उसको 1 लाख रुपया देने को कह दे, 2 लाख देने को कह दे, तो उसके लिए 2 लाख उतने बड़े हॉस्पिटल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि उसको 20 करोड़ का यदि मुआवजा उसको भरना पड़ जाए हॉस्पिटल को, तब उसको असर होगा। तो डीप पॉकेट थ्योरी का मतलब कि जितना उस हॉस्पिटल का, जिस व्यक्ति ने और नेग्लिजेंटली लापरवाही की है, उसका जितना औकात है उतना पैसा निकाल के ले आओ। एक रिक्शा वाले यदि नेग्लिजेंटली करेगा, उसको यदि आप 10,000 का कह देंगे फाइन, तो उसके लिए परेशानी का ये हो जाएगा। लेकिन वही अरबपति है, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी, उसके लिए 10,000 रुपये का क्या महत्व होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉकेट पर नहीं असर होगा। तो यदि वही गलती इतने बड़े लोग करेंगे तो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीप पॉकेट थ्योरी पर चलो, जितनी उसकी पॉकेट की गहराई है उतना पैसा ज़्यादा निकालिए, ताकि आइंदा वो जिसने अपने काम को ढंग से नहीं किया। एक बात तो ये हो गया। मैं ये हॉस्पिटल की देखिए, ये सारी लायबिलिटी हॉस्पिटल क्या कि अयोग्य लोगों को उसने क्यों रखा। हॉस्पिटल भी अपना वो पल्ला नहीं झाड़ सकती है। वो हॉस्पिटल को देख के गई थी, नर्स को देख के वहाँ नहीं एडमिट हुई थी वो। और नर्स या कोई जो डॉक्टर की गलती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसका। तो आप यहाँ पर फिर हम लोग का ये जो चलता है विकैरियस लायबिलिटी का एक सिद्धांत है कि लायबिलिटी फॉर अदर्स, बड़े आदमी का लायबिलिटी। यदि मेरी गाड़ी और ड्राइवर यदि एक्सीडेंट किया तो मालिक पर भी केस होता है कि आपने ऐसा ड्राइवर क्यों रखा,
ये सब विकैरियस लायबिलिटी का सिद्धांत है। तो इनके केस में अभी मैंने बड़े बारीकी से चीज़ों को देख रहा था, मुझे लगा कि ये गलत ट्रैक पर जा रहा है, इनको कुछ नहीं मिलना है, ये मैं जान रहा हूँ, ना उसको इसको सजा होगी और ना इनको कुछ भरण पोषण भी मिलेगा। ऐसे परिस्थिति में सही अमल, आँख का बीमारी है तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाइएगा तो क्या होगा। तो इन लोगों को प्रॉपर वे में किसी अच्छे एडवोकेट से जो इनको लगे कंसल्ट करना चाहिए। तमाम जो रेखा के परिवार हैं सब कम ही उम्र के भाई बहन हैं जो दौड़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। इसको लेके जब इस तरह का मामला होता है तो आप फ्रंट पे आते हैं, तमाम चीज़ों को मदद करने का काम करते थे। इसको लेके आप संपर्क देखिए नहीं, देखिए दरअसल मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक इस बीच में मुझे कॉल आया था, मैं 2 दिन से इंडिया में नहीं था, इंडिया से बाहर गया था, तो मैं आज आया हूं तो मुझे पता चला है, तो मैं इस पर सोच ही रहा था दिलाने के लिए तो आप उसको बिल्कुल, और ऐसे लोगों का, और मैं उसके साथ हूं। और मैं आपको बता रहा हूँ डीप पॉकेट थ्योरी पर मेरा अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज में फ़र्क समझिए। एक ऐसा मुआवजा का रकम जिसको आकलन नहीं किया जा सकता है, और लिक्विडेटेड जिसका फिक्स है। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल आप तोड़ दिए, तो सबको मालूम है कि मोबाइल का 20,000 रुपया दाम है, 20,000 रुपया में हम सफिशिएंट हमारा क्षतिपूर्ति हो जाएगा। लेकिन ऐसा डैमेज जिस डैमेज को कोई आकलन ही नहीं हो, जैसे आपका एक आंख हम मांगेंगे कितना दे देंगे तो आपका एक आंख फोड़ने दीजिएगा, उसका कोई आकलन नहीं, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही सिद्धांत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीप पॉकेट थ्योरी का सिद्धांत। और एक हॉस्पिटल का उदाहरण है, उसमें जो केस हुआ तो उसमें बोला कि हॉस्पिटल का जितना औकात है, जितना उसका ट्रांजैक्शन है, उसका 10% बोला कि आप इसको मुआवजा दीजिए। मामले की अगर जाँच होती है सर, तो जो चीज़ें अगर सत्यता पाई जाती है कि हाँ वाकई में लापरवाही किया गया, अपना काम बखूबी नहीं किया गया, जो जिम्मेवारी दी गई थी उसमें लापरवाही हुई, और लापरवाही की वजह से आपको अगर कुछ जिम्मेवारी दी गई है और उसकी वजह से अगर लोगों की मौत हो जाती है, लोगों को भारी नुकसान सहना पड़ता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो इन तमाम चीज़ों में किस तरह कौन-कौन धाराएं लगे? देखिए आपको बता रहे हैं कि नेग्लिजेंटली आईपीसी में जो मामला है, यदि आप क्रिमिनली केस करना चाह रहे हैं तो 304A में नेग्लिजेंट का जो जैसे एक्सीडेंटल डेथ होता है आपको दिखाएंगे 304A आईपीसी, उसमें बहुत ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है। कानून के दृष्टिकोण में उसको बहुत हीनियस क्राइम के दृष्टिकोण में नहीं रखा गया है, समझ गए। इसीलिए ये जो आप लोग एक्सपेक्ट करते कि हाथ कट गया तो उसको बहुत बड़ा सज़ा हो जाएगा, यही जो बात अभी तक छन का सज़ा के बिंदु पर बहुत ज़्यादा सज़ा उसको कोर्ट में नहीं मिल सकता है, तुरंत में बेल होता है ऐसे केस में। मेरा एक्सपीरियंस है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो ये तो न्याय कैसे मिले? तो न्याय का जो परिभाषा है वही कि बच्ची का जो हाथ कटा है उस पर विभागीय कार्रवाई होगी, जो किया है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, और सज़ा का भी जो है उसको पनिशमेंट का भी जो 6 महीना साल भर का उसको सज़ा का है, लेकिन वो बहुत उसमें ट्रायल के बाद ही होगा। बेल तो तुरंत इसमें मिल जाता है जनरली, तो बेल ले लेगा वो। ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए उसको क्रिमिनल केस अलग करे, सिविल केस में जाके खास करके टॉर्ट में जाके उनके खुद लोग कुछ अप्रोच हमसे कर रहे हैं, एक आदमी हमसे बात हुई है, तो अब आज शाम तक में हम देखते हैं। नहीं तो खुद मिलने जाइएगा, जरूर जरूर उनसे मैं बात करूँगा, हमारी पूरी टीम जाएगी और हम लोग जाके एक बार बात करके उनको सही दिशा में, उनका केस का जो अभी डायरेक्शन है सही वे में नहीं जा रहा है, ऐसे में उनको क्षतिपूर्ति आज ही हम लोग मिलेंगे। सीधे तौर पे शिवनंदन भारती जी थे, और तमाम जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेके किस प्रकार से तमाम जो कानूनी प्रक्रिया रहेगी उसको अवगत करा रहे थे, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि रेखा के परिवार वालों से मिलेंगे और न्याय की लड़ाई के लिए वो उनके साथ हैं। रोहित, NBC 24 पटना।